हेलो एवरीवन, मैं अयोध्यानाथ अग्निहोत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तपोवन सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट 2024 के एसएसटी के सिलेबस के बारे में हमारा देश भारत की चर्चा करेंगे। इसमें हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, भारत का भौगोलिक वितरण, प्रशासनिक एवं राजनीतिक इकाई, द्वीप समूह और तटीय मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो गलतियाँ नहीं करना है आपको मैं बताता जाऊँगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सी टेट का एग्ज़ाम मैं 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, पहले भी बताया हूँ आपको। उसके साथ साथ वर्ग 1, 2 और नेट सेट सब क्वालिफाई कर रखा है, इसलिए मैं एनालिसिस कर सकता हूँ सब्जेक्ट का, कहाँ से कहाँ आएगा, क्या आएगा, कितना आएगा। एकदम ऐसे पढ़ो कि पूरे टॉपिक को बंजर बना दो, फिर उसके अंदर से एग्जामिनर को जो पूछना हो पूछे हो। इसलिए बिना समय नष्ट किए चलो हम आगे बढ़ाते हैं इसको और चर्चा करते हैं इस पर। तो आइए शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो इसकी सीमाओं को याद रखना कि इसकी सीमाएं निर्धारित कहाँ से होती हैं। ये जो ब्लैक से है ना जितने अक्षर, इनको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और ये प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि वह स्थल जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, अर्थात भारत एक प्रायद्वीप है। फिर उसके बाद हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, फुल है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, शॉर्टकट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तथा इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। तो पूर्व पश्चिम विस्तार और उत्तर दक्षिण विस्तार, ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार बताइए या उत्तर दक्षिण विस्तार बताइए। तो उत्तर दक्षिण विस्तार ज़्यादा है, 3200 किलोमीटर, जबकि पूर्व पश्चिम विस्तार जो है वो कम है, 2900 किलोमीटर। तो इसको याद रखना, ये 3200 और ये 2900। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मिले अभी तक। उसके बाद आगे देखते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत में भी बहुत भिन्नता है, अर्थात भारत एक विविधताओं वाला देश है। जितने प्रकार के लोग रहेंगे, जितनी भाषाएं बोली जाएंगी विभिन्न प्रकार की, उसी को बोलते हैं विविधता। यदि पूरे देश में एक प्रकार की भाषा बोली जाए तो उसको भाषाई विविधता का देश नहीं कह सकते हैं। यदि एक प्रजाति कोई पाई जाती है तो उसको विविधता नहीं बोलते हैं। जहाँ कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाएँ उसको विविधता बोलते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में ही हम एकता को पाते हैं, अर्थात भारत विभिन्नताओं में से एकता का परिचायक है, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो इसको याद रखना, 2000 की जनगणना के अनुसार 120 से हम पार कर चुके हैं, 121 करोड़ है अभी। अब बात करेंगे, ये हो गया विस्तार, पूर्व पश्चिम विस्तार, उत्तर दक्षिण विस्तार, 32 किलोमीटर और 2900 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर सॉरी, और 2900 किलोमीटर। अब आते हैं स्थिति। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे बोलते हैं, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत को वह कौन सी रेखा है जो 2 भागों में बांट देती है। तो वह कर्क रेखा है, जो विषुवत रेखा से मतलब 0 डिग्री जो अपनी ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर दिशा में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, जबकि उसके दक्षिण में आप जब आएंगे तो मकर रेखा रहती है। तो उत्तर वाली कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर जाती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश को लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, तो इसको अंडरलाइन करो।
एक तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा इसको दो भागों में यानी कि मध्य से होकर गुजरती है, अर्थात दो भागों में बांट देती है। उसके बाद मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। और फिर पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से पूर्वी देशांतर से तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। तो इस स्थिति को याद रखना, ये डायरेक्ट पूछी जाएगी डेटा सहित। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? यदि हम बोलता है कि पूर्व व पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग 2 घंटे। ये क्वेश्चन आता है कि भारत के पूर्व और पश्चिम में समय का डिफरेंट कितना है, तो 2 घंटे का डिफरेंट है और लगभग 30 डिग्री 29 डिग्री इसमें है, लगभग 30 डिग्री का अंतर आ जाता है। आप घटा के देख लेंगे, 68 डिग्री 7 97 डिग्री 25 को घटा देंगे 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट तो लगभग 30 डिग्री या 29 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार उत्तर दक्षिण विस्तार भी लगभग उतना ही है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर, ये क्वेश्चन आता है। प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल में 4 मिनट का अंतर होता है। इसको याद रखना, जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको सबको याद रखना, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, नहीं तो भटकते रह जाओगे। इसके बाद एक टेस्ट सीरीज डालूंगा, उसमें पॉलिटी के पूरे क्वेश्चन, ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के आपको लगभग 250-300 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। जैसा कि मैं अभी बताया था कि 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री गुणे 4 कर दो तो 30 चाको 120 60 से भाग दे दो तो 2 घंटे आ जाएंगे। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक, कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है? तो भारत का मानक समय किस देशांतर द्वारा निर्धारित होता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर द्वारा निर्धारित होता है, जिसे हम प्रधान मानक यामोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसको भी याद रखना। या तो पूर्वी देशांतर देगा 82.5 डिग्री, या पूर्वी देशांतर सबको मालूम है तो नाम ना दे करके मानक यामोत्तर या प्रधान यामोत्तर रेखा कर देगा। इसको मानक यामोत्तर रेखा, 82.5 डिग्री मानक यामोत्तर रेखा, इससे भारत के समय का निर्धारण होता है। अब हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। अभी तक हमने क्या देखा? भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, उत्तर दक्षिण विस्तार, पूर्व पश्चिम विस्तार और कर्क रेखा मध्य भाग से गुजरती है। 82.5 डिग्री हमने देशांतर रेखा देखा, उससे समय का निर्धारण होता है। मानक यामोत्तर रेखा भारत की कहते हैं। अब हम आएंगे हमारे पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि भारत की सीमा को कितने देश पड़ोसी देश टच करते हैं? तो इसमें 7, तो 7 बस याद रखना, ज़्यादा नहीं, ये 7। अब इस मैप को एक बार देख लो, इसमें 7 देशों के नाम, ये अफ़गानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इधर म्यांमार, बांग्लादेश और समुद्री सीमा के पार श्रीलंका, मालदीव। ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये हो गए आपके, और ये बांग्लादेश। ये 7 हो गए स्थलीय सीमा से टच। और जलीय सीमा से श्रीलंका और मालदीव जो नीचे हैं, यहाँ देख लो, ये हो गया श्रीलंका और ये हो गया मालदीव। ये रेखा जो जा रही है, ये डॉट डॉट लाइन, ये डॉट डॉट लाइन जो दिख रही है, ये भूमध्य रेखा, ये भारत को लगभग मध्य से एकदम बांट देती है 2 भागों में।
अब हम आएंगे नीचे। इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालद्वीप हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो श्रीलंका और मालदीव, इसको पूरे पैराग्राफ को याद रखना। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? तो पाक जल संधि स्थित है। अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम इसमें मिल जाएंगे आपको। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्य भाषाओं के आधार पर। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राज्यों का निर्माण किस आधार पर हुआ? तो भाषाओं के आधार पर ये क्वेश्चन बनता है। अब इस कोटेशन को देख लो। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। तो ये नहीं पूछा जाता, पूछा जाएगा जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, अर्थात बाढ़ के मैदान ये होते हैं। बाढ़ के मैदान के नाम से आएगी क्वेश्चन पेपर में, और सर्वाधिक उपजाऊ होती है। अब आते हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक भारत की अवस्थिति एवं विस्तार देखी, भारत का प्रशासनिक एवं राजनीतिक बंटवारा देखा। और अब आते हैं भौतिक विभाजन में। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी अर्थात रक्षक का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। क्वेश्चन में कभी कभार पूछ देता है कि हिमधन आलय का मतलब क्या होगा। बर्फ का घर दे देगा, कुछ और नाम दे देगा। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी या ऊंचा शिखर स्थित है। तो क्वेश्चन आता है कि विश्व की सर्वोच्च शिखर हिमालय की किस श्रृंखला में स्थित है? तो सबसे उत्तरी श्रृंखला, जिसे हम बृहद या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। ऊंचा शिखर हिमाद्री में या बृहद हिमालय में स्थित है। हिमालय को कितने भागों में? तो 3 भागों में। फिर मध्य हिमालय या हिमांचल हिमालय दूसरा हो गया, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मध्य हिमालय या हिमांचल हिमालय बृहद हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, तो तीनों के नाम जरूर याद रखना। सबसे दक्षिणतम श्रृंखला शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। जैसे ही हिमालय का पर्वतीय प्रदेश खत्म होगा तो भारत का उत्तरी मैदान शुरू होगा। 5 भाग हैं मुख्यतः, इनका क्रम बताऊंगा, पहले पढ़ लो इसका डिटेल। तो पर्वतीय भाग के बाद, हिमालय के पर्वतीय भाग के बाद आता है भारत का उत्तरी मैदान। ये दूसरा है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश, जिसको 3 भागों में हमने देखा। अब आते हैं सेकंड नंबर में भारत का उत्तरी मैदान। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। पूछेगा उत्तर के मैदान में जनसंख्या अधिक क्यों है? तो चूँकि ये एक तो समतल है, बसने योग्य है, यातायात के लिए अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, उबड़ खाबड़ नहीं है, और नदियों के निक्षेप से निर्मित है, इसलिए उपजाऊ मिट्टी बहुत है, तो खाद्यान्न पूर्ति के लिए अनुकूल है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। तो ये हो गया दूसरा भाग, भारत का उत्तरी मैदान। यहाँ जनसंख्या अधिक है, मैदानों में जनसंख्या अधिक है। फिर कोटेशन देखते हैं। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। इसको एकदम परफेक्ट याद ही कर लेना पूरे को। अब भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। तो पहला था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश, दूसरा था उत्तर का महान मैदान, तीसरा आता है भारतीय मरुस्थल, ये तीसरा भाग है।
पश्चिम में स्थित है और ये तीसरा भाग है। यह शुष्क गर्म रेतीला स्थल है, यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ये चौथा भाग है, प्रायद्वीपीय पठार जो उत्तर मैदान के दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में स्थित था क्या? उत्तर का मैदान। उत्तर मैदान के दक्षिण में स्थित है क्या? प्रायद्वीपीय पठार। और पश्चिम में भारतीय मरुस्थल स्थित है। तो इन चार भागों को हमने देखा। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। क्वेश्चन ये भी आता है कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला, इसको नोट कर लो। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी नदियां बहती हैं। तो नर्मदा तापी नदियां कहाँ से होकर? तो विंध्य एवं सतपुड़ा, नर्मदा एवं तापी नदियां विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती हैं। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। सिर्फ यही एक दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी बड़ी नदियां जितनी हैं तो वो सब पश्चिम से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, लेकिन ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो इसको भी याद रखना कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। ये आपका पांचवा भाग था, तटीय मैदान। ठीक, तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में भी पश्चिमी तटीय मैदान हो गया और पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्व का तटीय मैदान हो गया। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। कुछ नदियों के नाम हैं, इनको याद रखना है आपको। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हो जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम? इम्पोर्टेंट नहीं है ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये डायग्राम है। प्रवाल किसे कहते हैं? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ये चित्र दिखाया गया है आपको। तो ये एकदम कॉलोनी में रहते हैं, समूह में रहते हैं। पॉलिप नाम का एक जंतु है। तो ये एक मरा तो फिर जन्मेगा नया, फिर वो भी उसी के ऊपर मरेगा, कॉलोनी में रहेगा। तो धीरे 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 इनका प्रवालों के अवशेष जमते जाएंगे तो द्वीप का निर्माण कर लेते हैं, समुद्र तल से ऊपर आ जाते हैं। उसी को दर्शाया गया है ये बगल में चित्र। तो इसका नाम याद रखना। क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रवाल किस जीव से निर्मित होते हैं, तो पॉलिप। अपेक्षाकृत चौड़े हैं तथा वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। मैं बोला था ना कि नर्मदा और ताप्ती को याद रखना, क्योंकि वो पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी बहुत सारी नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन वो दो अपवाद नदियाँ हैं, इसलिए उनको जरूर याद रखना। और दोनों मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं, इसलिए और अनिवार्य हो जाता है कि आप याद रखना। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के मुहानों पर स्थित है? या गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर डेल्टा स्थित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस पैराग्राफ को आपको याद रखना है, विशेष रूप से ये सुंदरवन का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुहाना। अब हम देखते हैं आगे। सुनामी के बारे में कोटेशन है। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जल जले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयंकारी कहर ढाया। ये सिर्फ कहानी है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका सन पूछेगा तो नीचे दिया होगा सन।
सन पूछेगा आपसे, 2004 में आई थी, दिया होगा। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसको याद रखना कि कौन सा द्वीप समूह प्रवालों से निर्मित है, तो लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह ऐसा द्वीप समूह है जो प्रवालों से निर्मित है, ये प्रवाल द्वीप समूह का उदाहरण है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रवाल द्वीप समूह का उदाहरण है लक्षद्वीप समूह या अंडमान निकोबार। यह पूछेगा कि लक्षद्वीप समूह किसका उदाहरण है, तो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है और अरब सागर में स्थित है, ये भी आता है, अरब सागर में स्थित है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों में लोगों के बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। इसमें ये पूछ देता है, इसको याद रख लेना। 2004 में आई थी सुनामी, और कहाँ आई थी 2004 में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वाले इलाके में आई थी, जिससे हमारा दक्षिणतम बिंदु डूब गया था इसी सुनामी में। इस प्रकार हमने देखा कि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार क्या है, भौतिक प्रदेश क्या है, प्रशासनिक प्रदेश क्या है, द्वीप समूह, तटीय मैदान, इन सब का अध्ययन किया। अब कल फिर से नया लेक्चर डाला जाएगा, तब तक आप इसको पढ़िए और फीडबैक दीजिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे सबको ये जानकारियाँ पहुँचें। धन्यवाद।